बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या तुम फ्रेडरिक के बेटे हनरी नहीं हो? जूलियन ने उसे देखते ही पूछा। हाँ काउंट, हनरी ने जवाब दिया। क्या तुम तलीता से आए हो? जूलियन ने कहा। बाप को बताए बगैर चले गए थे। हाँ काउंट, हनरी ने जवाब दिया है। यहाँ दिल उकता गया था। मैं अंदलुस की सैर को निकल गया था। लेकिन मोहतरम काउंट, मैं जो पैगाम लाया हूँ वो बहुत ही अहम है। हनरी ने जब पैगाम सुना तो जूलियन उठ खड़ा हुआ। इसके जिस्म का सारा खून जैसे उसके चेहरे पर और आंखों में इकट्ठा हो गया। वो गुस्से और हिजानी कैफियत में कमरे में तेज तेज टहलने लगा। शहजादी के साथ मेरी मुलाकात इत्तफाकिया हो गई थी, हनरी ने कहा। इसने मुझे ये वाकया सुनाया तो मैं शाह रॉडरिक को कत्ल करने पर तैयार हो गया था, लेकिन शहजादी ने यह कहकर रोक दिया कि मैं इस वक्त तक पहुंच ही नहीं सकूंगा और मारा जाऊंगा। मैं वहां के शाही अस्तबल से घोड़ा चोरी करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। शहजादी ने ठीक कहा था, जूलियन ने कहा। इस बदकिरदार को कत्ल करना नामुमकिन नहीं है। मैं इससे इंतकाम लूंगा। तुम जाओ। उसने हनरी को कुछ इनाम पेश किया। नहीं काउंट, हनरी ने कहा। इनाम किस कारनामे का? मुझे इजाजत दें कि अंदलुस चला जाऊं और शाह रॉडरिक के कत्ल का मौका पैदा कर दूं। मेरे दो खानदानों ने आपका नमक खाया है। मैं ये नमक हलाल करना चाहता हूँ। आपकी इज्जत। तुम जाओ हनरी, जूलियन ने कहा। पहले मुझे कुछ करने दो। तुम सोचे बगैर और मुझे बताए बगैर कोई हरकत ना करना। मुस्तनद तारीखों में लिखा है कि जूलियन जैसे बाजगुजार रॉडरिक जैसे ताकतवर बादशाहों को खुश करने के लिए अपनी बेटियां भी पेश कर दिया करते थे। लेकिन जूलियन गैरतमंद निकला। अपनी बेटी की आबरूरेजी ने इसे गुस्से से बौला कर दिया। उसने फौरन तलीता से अपनी बेटी को वापस लाने का फैसला कर लिया। वो कुछ तोहफे लेकर तलीता गया और शाह रॉडरिक से यूं खलूस और प्यार से मिला जैसे इसे मालूम ही ना हो कि इसकी बेटी के साथ रॉडरिक ने कोई बुरा सलूक किया है। शाह रॉडरिक ने देखा कि जूलियन को कुछ भी मालूम नहीं, तो उसने जूलियन को इससे कहीं ज्यादा इज्जत और तकरीम दी जो वह जूलियन जैसे छोटे छोटे बाजगुजार हुक्मरानों को दिया करता था। इसके एजाज में इसने बहुत बड़ी ज़ियाफ़त दी जिसमें रक्स व नगमा का भी एहतमाम था। इस ज़ियाफ़त में फ्लोरिंडा अपने बाप के साथ बैठी थी और इसने बाप को बताया कि रॉडरिक ने इसके साथ क्या सलूक किया है, और ये भी बताया कि रॉडरिक ने उसे क्या धमकियां दी थी। हमारे अस्तबल के हाकिम फ्रेडरिक के बेटे हनरी ने मुझे तुम्हारी सारी बातें सुना दी थीं, जूलियन ने कहा। मैं शाह रॉडरिक के सामने अनजान बना हुआ हूँ, तो मैं वापस ले जा रहा हूँ और इससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि इसकी बादशाही खाक में मिल जाएगी। अगले रोज़ शाह रॉडरिक ने जूलियन को खुसूसी तौर पर शर्फ़ बारियाबी बख्शा और तन्हाई में इसके साथ सियोस्ता के दिफा के मुतल्लिक बातें की। तुम्हारी बेटी फ्लोरिंडा सिर्फ खूबसूरत ही नहीं, आखिर में शाह रॉडरिक ने कहा, दानिशमंद भी है और बहादुर भी। उसे किसी मामूली से आदमी के हवाले ना करना। मैं इसकी तरबियत में ज़ाती दिलचस्पी ले रहा हूँ। ये मेरी खुशनसीबी है, जूलियन ने गुलामों की तरह कहा। मैं कुछ दिनों के लिए फ्लोरिंडा को अपने साथ ले जा रहा हूँ। ना ले जाओ तो बेहतर है, रॉडरिक ने कहा। इसकी माँ कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गई है, जूलियन ने झूठ बोला। इसी ने मुझे भेजा है, कहती है 2-3 दिनों के लिए फ्लोरिंडा को साथ ले आओ। 2-3 दिनों बाद बेटी को वापस भेज दूंगा। वापस भेज दोगे? रॉडरिक ने सुकून का सांस लेते हुए कहा। फिर इसे ले जाओ। खुद फ्लोरिंडा कहती है कि वो जल्दी वापस आना चाहती है, जूलियन ने दूसरा झूठ बोला। तुम्हारी बेटी यकीनन वापस आना चाहेगी, रॉडरिक ने कहा। मौर्रखों ने रॉडरिक और जूलियन का एक दिलचस्प मुकदमा लिखा है। हाँ जूलियन, रॉडरिक ने कहा, तुम्हारे इलाके में बड़ी अच्छी नस्ल के बाना होते हैं। मुझे शिकार के लिए बाज चाहिए। हाँ शहंशाह अंदलुस, जूलियन ने कहा, मैं आपके लिए ऐसे बाज भेजूंगा जो अभी तक आपने देखे नहीं। शिकार पर ऐसे झपटते हैं कि इसे बचने की मोहलत नहीं देते। जूलियन के ये अल्फाज लिखने वाले तारीख नवीसों ने लिखा है कि इससे जाहिर होता है कि जूलियन ने इसी वक्त सोच लिया था कि वह रॉडरिक से इंतकाम लेने के लिए मुसलमानों को अंदलुस पर हमला करने के लिए उकसाएगा। जूलियन फ्लोरिंडा को अपने साथ सियोस्ता ले आया और दूसरे ही दिन वो मूसा बिन नुसैर से मिलने के लिए चल पड़ा। मूसा बिन नुसैर एहतियात को लाजमी समझता था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक ईसाई बादशाह किसी दूसरे ईसाई बादशाह पर मुसलमानों से हमला कराएगा। ये एक फंदा हो सकता था। वो अभी जूलियन को कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे रहा था। आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं अपनी बेटी फ्लोरा को यहाँ बुला लूँगा, जूलियन ने कहा। इससे पूछ लें, मैं इस शख्स हनरी से बात करना चाहूँगा, मूसा ने कहा। इसे मेरा कासिद साथ लाएगा। उसके आने तक तुम मेरे मेहमान रहोगे। 4-5 दिनों बाद हनरी मूसा के कासिद के साथ सियोता से आ गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की तरह इसकी खातिर तवाज़े की गई, फिर इसे मूसा के पास भेज दिया गया। मूसा ने हनरी से बहुत कुछ पूछा। हनरी हर सवाल का जवाब देता रहा।
اس طرح موسیٰ نے اپنے شکوک رفع کر لیے۔ اس نے ہنری کو مہمان خانے میں بھیج کر جولین کو اپنے پاس بلایا۔ میرے بھائی جولین، موسیٰ بن نصیر نے کہا، میں نے تمہاری ہر بات اور دوستی کی پیشکش پر غور کر لیا ہے۔ اپنے سالاروں، حاکموں اور مشیروں سے صلاح مشورہ کر لیا ہے۔ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، لیکن میں اتنا بڑا فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں۔ اندلس کوئی چھوٹا سا ملک نہیں اور اندلس کی فوج معمولی فوج نہیں۔ میں خلیفہ سے اجازت طلب کر رہا ہوں۔ تمہیں جواب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تم چلے جاؤ، 25-26 روز بعد آ جانا، یا میں تمہیں اطلاع دے کر بلوا لوں گا۔ موسیٰ نے جولین کو رخصت کر کے کاتب کو بلایا اور خلیفہ کے نام ایک طویل پیغام لکھوایا۔ جولین کی رام کہانی تفصیل سے لکھوائی۔ اس وقت خلیفہ ولید بن عبد الملک تھا، جو صحیح معنی میں مرد مومن تھا۔ اسلام کو سمندر پار پہنچانے کے جذبے سے وہ سرشار تھا۔ موسیٰ نے جولین کی تمام باتیں لکھ کر خلیفہ کو لکھا، یہ تو ایک اتفاق ہے کہ جولین ایک تناور درخت سے کٹے ہوئے ٹہن کی مانند ہماری جھولی میں آ گرا ہے۔ میں اپنی بات ان الفاظ میں پیش کرتا ہوں کہ ایک عرصے سے میری نظریں اندلس کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ اسلام کا پیغام مصر اور افریقہ کے ساحل پر آ کر رک گیا ہے۔ میں نے کئی بار طنجہ کے ساحل پر کھڑے ہو کر اندلس کی طرف دیکھا ہے اور سمندر کا سینہ چیر کر اندلس پر حملے کے منصوبے بنائے ہیں۔ اب ایک عیسائی حکمران نے تعاون کی پیشکش کی ہے تو ہر پہلو غور کر کے مجھے اندلس کی طرف پیش قدمی کی اجازت دیں۔ ایک اور پہلو پر بھی غور کریں۔ میرے پاس جو فوج ہے وہ تقریباً تمام کی تمام بربر ہے۔ بربر وحشی اور خونخوار قوم ہے۔ ان کی فوج کو میں نے نظم و نسق کا پابند بنا دیا ہے، لیکن یہ چین سے بیٹھنے والے لوگ نہیں۔ جنگ و جدل ان کا فطری تقاضا ہے، سرکشی پر آمادہ اور تیار رہتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین، میں انہیں سیاستہ پر حملوں، محاصروں وغیرہ میں مصروف رکھنا چاہتا ہوں۔ قاصد بہت دنوں بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا جواب لے کر آ گیا۔ جواب حوصلہ افزا تھا، البتہ خلیفہ نے زور دے کر لکھا تھا کہ احتیاط لازمی ہے۔ جو لوگ دین اسلام سے باہر ہیں، ان پر مکمل طور پر بھروسہ اور اعتماد خطرے سے خالی نہیں ہوگا۔ خلیفہ نے احتیاط کے سلسلے میں لکھا کہ جولین کو کسی طرح آزما لیا جائے۔ اگر والی سیوستہ جولین آزمائش پر پورا اترے تو دمشق اطلاع دی جائے۔ یہاں سے کمک اور دیگر ضروری سامان جلدی بھیج دیا جائے گا۔ موسیٰ بن نصیر نے خلیفہ کا جواب اپنے مشاورتی مجلس کو پڑھ کر سنایا اور سب سے مشورہ طلب کیا۔ عربوں کی ذہانت مشہور ہوا کرتی تھی۔ اس مجلس نے کچھ ہی دیر غور و خوض اور تبادلہ خیالات و تجاویز کے بعد جولین کو آزمانے کا ایک طریقہ سوچ لیا۔ ایک ایلچی کو سیوستہ روانہ کر دیا گیا کہ جولین کو یہاں آنے کا پیغام دے آئے۔ جولین تو جیسے اس پیغام کا منتظر تھا۔ وہ پیغام ملتے ہی عجلت میں تیار ہوا۔ اس نے وٹیزہ کے بھائی اور پاس کو بھی، جو سیوستہ میں رہتا تھا، ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ فوج کا ایک اعلیٰ افسر اور 100 سواروں کا حفاظتی دستہ تھا۔ یہ شاہی قافلہ مسافت طے کر کے موسیٰ کے دارالحکومت قیروان پہنچا تو جولین بغیر آرام کیے موسیٰ سے ملا۔ تاریخوں کے مطابق اس کی ملاقات میں اوپاس اور جولین کی فوج کا افسر اعلیٰ بھی اس کے ساتھ تھا۔